आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम दर्शकों का मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह आज का ये जो कार्यक्रम है, इसका नाम है एक शाम साहित्यकारों के नाम। इसमें देश भर के साहित्यकारों को आज आमंत्रित किया गया है और हर बार की तरह इस बार भी इस कार्यक्रम में चार चांद लगाएंगे हमारे तमाम आमंत्रित स्वर। तो चलिए बिना समय गवाए परिचय सत्र के लिए मैं सबसे पहले मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी अयोध्या से आई हुई बहुत ही प्यारी लेखिका दिव्यांजलि वर्मा जी का। मैम, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मुस्कान जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर। और मैं बता दूं, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से, और मैं लेखिका हूँ। साथ साथ मैं जो है कहानियां भी लिखती हूँ और मेरा खुद का भी मंच है, तो मैं उसका भी संचालन करती हूँ। और मैं इस मंच से पहली बार जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ जुड़कर। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम। तो चलिए, ये था परिचय अयोध्या से आई हुई हमारी आमंत्रित स्वर दिव्यांजलि वर्मा। अब मैं आज के हमारे दूसरे आमंत्रित स्वर जो मुजफ्फरपुर बिहार से है, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले इस मंच पे उपस्थित सभी लोगों को, सभी आदरणीय लोगों को मेरा नमस्कार। हमारा नाम रमन सिंह हुआ, हम मुजफ्फरपुर जिला बिहार से बिलोंग करते हैं और हम कोई साहित्यकार नहीं है, हम केवल एक छात्र हैं और हमको लिखने में, बोलने में, सुनने में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए हम अपने स्तर से कुछ लिखते हैं और बोलते हैं। हालांकि हम साहित्यकार नहीं है, लेकिन अपने स्तर से कोशिश करते हैं। और सबसे पहले कि मुस्कान जी को हम धन्यवाद देना चाहें कि हमको इस मंच पर आने का मौका दिए एक बार। ये हमारा पहली बार है इस मंच पर, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत ही प्यारा परिचय है आपका। तो चलिए परिचय सत्र में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच हमारे अगले आमंत्रित स्वर हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं, मदन गोपाल गुप्ता सर। सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं ठाणे महाराष्ट्र से मदन गोपाल गुप्ता, लेखनी का नाम अकिंचन। मेरी रुचि मुख्यतः अध्यात्म के क्षेत्र में है और साहित्य के क्षेत्र में मैं काफी सृजन करता हूँ। आज इस पटल पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और खास करके मैं मुस्कान केसरी का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए परिचय सत्र में अगली हमारी जो लेखिका है वो है सरोज कुमार मैम। मैम, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुस्कान जी मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। मैं भी रमन जी की तरह यही कहूंगी कि मैं बहुत बड़ी साहित्यकार नहीं हूँ, लिखने में अभिरुचि रखती हूँ, हिंदी साहित्य को बहुत पसंद करती हूँ और लिखना जो शुरू किया है वो मैंने अपने रामचरितमानस की प्रेरणा से लिखना शुरू किया था। 11th क्लास से स्टार्ट किया था। बचपन से रामचरितमानस में अभिरुचि रही और अभी भी है। लिखती हूँ हर चीज में, मतलब कविताएं भी लिखती हूँ, गद्य में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच, कई मंचों से जुड़ी हुई हूँ। अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच है तंजानिया से, उससे जुड़ी हुई हूँ। नव प्रज्ञा है, काशी मंच है, उससे जुड़ी हुई हूँ। इसी तरीके से नव चेतना दोहा कतर, उससे भी जुड़ी हुई हूँ। और अनुपमा सबकी सहेली एक पत्रिका जो है, अभी लास्ट मंथ में उसका पहला अंक निकला है, तो पहले अंक में और अभी दूसरा अंक भी निकलने वाला है, दोनों अंक में मैंने अपनी रचनाएं दी हैं। तो साझा संकलन मेरे काफी हो चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच में पहली महिला और कवियों पर कविता। इवन देन 11 मई को अभी दिल्ली में बहुत बड़ा एक विमोचन होने वाला है, भारत को जाने और आयुर्वेद को जाने, दोनों महान ग्रंथ हैं जो दोहा और चौपाइयों में लिखा गया है हमारे रामायण की तरह। उसमें भी मेरा जो है सृजन है जम्मू कश्मीर का इतिहास, तो वहां पर भी अभी मैं पहुंचने वाली हूँ और उसमें मैंने हरियाणा का संचालन भी किया था। बस एक यही छोटा सा परिचय है मेरा। बहुत ही प्यारा परिचय मैम, आपका मंच पे स्वागत है।
तो चलिए परिचय सत्र की जो हमारी आज की आखिरी और अंतिम आमंत्रित स्वर है, जिनका नाम है मानसी सरिता जी। मैम, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। कानपुर के उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैं एक कुशल शिक्षिका में 1 साल से लगातार लिख रही हूँ। बहुत सारे मंच से जुड़ी हुई हूँ, जैसा कि सरोज शायद मानसी जी को थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, कोई बात नहीं, मैं उनका परिचय आप सभी को बताती हूँ। उत्तर प्रदेश की रहने वाली मानसी सरिता जी अभी हाल ही में वो बीएड की तैयारी कर रही हैं। उनका लक्ष्य है कि वो एक अच्छी शिक्षिका बने और समाज में बच्चों को और हमारे जो युवाओं हैं उनको साहित्य लेके चले, आगे बढ़ाए। यही उनका परिचय था। उनकी आगे हम लोग रचनाएं भी सुनेंगे। ये थे आज के हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों का परिचय। अब चलिए, अब बारी है एमएस केसरी पब्लिकेशन की परिचय। जैसा कि आप सभी तमाम दर्शकों को पता है, एमएस केसरी पब्लिकेशन मुजफ्फरपुर बिहार की साहित्यिक पब्लिकेशन है, जिसके तहत एकल पुस्तकें, साझा संकलन पुस्तकें प्रकाशित की जाती है और साथ ही साथ हर माह काव्य गोष्ठी, जुगलबंदी, कविता परीक्षा, इंटरव्यू, एक शाम साहित्यकारों के नाम, इस तरह के तमाम कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजित किया जाता है। तो चलिए, ये था आज का हमारा परिचय सत्र। अब हम लोग आज के तमाम आमंत्रित स्वरों से उनकी रचनाओं को सुनेंगे। तो सबसे पहले अयोध्या की मैं दीपांजलि वर्मा जी को पुनः मंच पे स्वागत करूंगी। मैम, आपका मंच पे पुनः स्वागत है। आप अपने काव्य पाठ से आज का ये जो कार्यक्रम है, एक शाम साहित्यकारों के नाम की शुरुआत करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी। और मंच पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको सादर नमन, और साथ ही हमारे जो दर्शक हैं उनको भी नमन है। और मेरी कविता आप लोग सुनिएगा, ये शिक्षा पे है, शिक्षा के महत्व पे, और इसकी सराहना जरूर कीजिएगा। तो मेरी कविता इस प्रकार है। शिक्षा का महत्व बस इतना है कि घर का बेटा पढ़े तो परिवार का पेट पले। शिक्षा का महत्व बस इतना है कि घर का बेटा पढ़े तो परिवार का पेट पले, जबकि बेटी पढ़े तो पूरा परिवार पढ़े। छोटे से काम में भी हुई जानकारी जरूरी, बिना शिक्षा अच्छे तरीके नहीं जान सकता कोई। संस्कार हो अपने या अपनी संस्कृति की जानकारी, भारत का इतिहास हो या दुनियादारी, बिना शिक्षा के कोई महत्व नहीं इनका। कब तक इशारों में कोई बात समझाएगा अपनी, भाषा से ही दूर दूर तक पहुंचाएगा अपनी, भाषा से ही दूर दूर तक बात पहुंचाएगा अपनी। शास्त्रों के अथाह ज्ञान की बात हो या पुराणों में लिखी कोई वैदिक बातें, बिना शिक्षा के इन सबको पढ़ पाना जैसे आसमान में कोरी कल्पना कर पाना। सच कहूँ तो जितना जरूरी है संस्कारी होना, सच कहूँ तो जितना जरूरी है संस्कारी होना, उससे ज्यादा जरूरी है शिक्षा को महत्व देना। धन्यवाद। वाह, बहुत ही उम्दा कविता, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आपकी, लाजवाब। तो चलिए, इतनी प्यारी रचना से आज का ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस तरह से आपको तमाम कविताएं सुनने का अवसर मिलेगा। यूं ही आप मंच पे बने रहें और हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों को प्रोत्साहित देते रहें, कमेंट और लाइक करने के माध्यम से। तो चलिए, इस सत्र में आगे बढ़ते हैं। अब मैं काव्य पाठ करने के लिए मंच पे रमन सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, आपका पुनः मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। सबसे पहले तो हम एक बात बता दें कि आप में से सभी लोग बिहार के बाहर के हैं और हम बिहार के हैं, और हम अपने लेखनी के माध्यम से अपने बिहार को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किए हैं थोड़ा सा। बात बाकी कुछ गलती हो तो बताइएगा। शुरुआत करते हैं। आप खाइए पिज्ज़ा बर्गर, हम तो दही चूड़ा के लिए तैयारी हैं। आप खाइए पिज्ज़ा बर्गर, हम तो दही चूड़ा के लिए तैयारी हैं, काहे कि हम बिहारी हैं। आप खाइए इटालियन डिश हमारे लिए, आप खाइए इटालियन डिश हमारे लिए दाल भात तरकारी है, काहे कि हम बिहारी हैं। आपकी माँ बहन पहनती होगी रंग बिरंगा विदेशी कपड़ा, कि आपकी माँ बहन पहनती होंगी रंग बिरंगा विदेशी कपड़ा, हमारे यहाँ सलवार सूट और साड़ी है, काहे कि हम बिहारी हैं। आप पहनिए 3 पीस और 2 पीस, हम तक कुर्ता पैजामा पहन गमछा रख तैयारी हैं, काहे कि हम बिहारी हैं।
तुम जिस गंगाजल को इट्स जस्ट अ वाटर कहते हो, कि तुम जिस गंगाजल को इट्स जस्ट अ वाटर कहते हो, हम उसी गंगा मैया के पुजारी हैं, काहे कि हम बिहारी हैं। तुम सब पढ़ लिख कर एमएनसी संभालो, मल्टीनेशनल कंपनी, तुम सब पढ़ लिख कर एमएनसी संभालो, हमारा अधिकारी बनने का तैयारी है, काहे कि हम बिहारी हैं। तुम्हारा दिल टूटे तो तुम हाथ का नस काटते हो, हमारा टूटे तो सीधा यूपीएससी की तैयारी है, काहे कि हम बिहारी हैं। राजनीति हो, धंधा हो या नौकरी सरकारी हो, राजनीति हो, धंधा हो या नौकरी सरकारी हो, इन सब में सबसे ज्यादा हमारा भागीदारी है, काहे कि हम बिहारी हैं। सूर्य को कोई पूजे या ना पूजे, सूर्य को कोई पूजे या ना पूजे, हम उगते तो उगते और डूबते सूरज के भी पुजारी हैं, काहे कि हम बिहारी हैं। जिसने जीत ली पूरी दुनिया, जिसने जीत ली पूरी दुनिया, वो सम्राट अशोक की धरती हमारी है, काहे कि हम बिहारी हैं। हम एक बिहारी 100 पर भारी हैं, कि हम एक बिहारी 100 पर भारी हैं, फिर भी हमें शांति ही प्यारी है, काहे कि हम बिहारी हैं। पेशे से किसान हैं, अब थोड़ा सच्चाई से वाकिफ कराते हैं, हमारे राजनीति करने वाले नेताओं की वजह से क्या हुआ है उससे वाकिफ कराते हैं। पेशे से किसान हैं, फटा हुआ कपड़ा और सर पे पगड़ी हमारी पहचान है, पहचान हमारी है, काहे कि हम बिहारी हैं। हमने अन्न उपजाकर पूरे देश को खिलाया, कि हमने अन्न उपजाकर पूरे देश को खिलाया, लेकिन आज भी बिहार के बाहर वाले कुछ लोग कहते हमको एक बीमारी है, काहे कि हम बिहारी हैं। बिहार के एक एक लोग प्रतिभाशाली हैं, फिर भी एक ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए संघर्ष हमारी जारी है, काहे कि हम बिहारी हैं। जहां मजदूर किसानों में भरा पड़ा ईमानदारी है और सत्ता में बैठे लोग बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जी हाँ सरकार, हम बिहारी हैं। सत्ता में बैठे लोगों के पास करोड़ों करोड़ की सिर्फ गाड़ी है, तो वहीं युवाओं में फैला तगड़ा बेरोजगारी है, जी हाँ सरकार, हम उहे बिहारी हैं। मजदूरी करने बिहार से बाहर जाते हैं, लात गाड़ी खाते हैं, फिर भी एकदम मौन हमारे सत्ता के अधिकारी है, जी हाँ सरकार, हम उहे बिहारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया लिखा, बहुत ही बहुत उम्दा बढ़िया था। रमन जी, आपने जो है ना पूरे दिल का आपने गुबार निकाल के रख दिया अपनी कविता में। पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर दिया, बहुत ही उम्दा। हमारा प्रयास था कि को पहले हम नहीं अपना समझना इंट्रोडक्शन चाहिए। करवाएं बिहार का, बिल्कुल, फिर उसके बाद में जो सच्चाई है ग्राउंड लेवल पे उसको दर्शाएं, और वो ट्राई किए। बहुत बढ़िया, बहुत ही कुछ और भी उम्दा लिखे सर। भोजपुरी में है, लेकिन बिल्कुल, जैसा कि भोजपुरी आप आप नहीं सभी समझ को पाएंगे। पता है, कुछ और भी लिखे हैं भोजपुरी में है, शायद वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उसको नहीं बोल रहे हैं। बहुत ही उम्दा अमन जी, आपने बहुत ही प्यारी तरीके से, बहुत शुक्रिया आप सभी का। वो एक कहावत है ना, एक बहुत ही बिहारी 100 पे बेहतरीन भारी, रचना वही वाली रमन जी बात है। आपकी। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने बिहार को, अपने राज्य को आज पूरे भारतवर्ष में बताया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हर एक चीज को बड़ी बारीकी से दर्शाया है। तो बिल्कुल अपना जो बिहार है वो बहुत ही अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार से ही है। आप जानते उसका होंगे एक कि डार्क उस साइड ये नालंदा है, विश्वविद्यालय जब था, अभी तो थोड़ी जो नष्ट हो गई है, नहीं तो पूरे विश्व के लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन हमारे तो बिहार का एक हमारा डार्क बिहार साइड जो ये भी है है वो कि पूरी हमारे सभ्यता पॉलिटिशियंस संस्कृति को से भरा बर्बाद हुआ कर है, दिया है। और आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को, बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। हमारे द्वारा जो 5 और 6 जून को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वो पूरी बिहार की सभ्यता संस्कृति को अपनाते हुए दर्शाया जाएगा। तब आप सभी को पता चलेगा कि हमारा जो बिहार है वो क्या लक्ष्य रखता है और हमारा बिहार क्यों अलग जाना जाता है। तो बिल्कुल आप सभी का मुजफ्फरपुर बिहार के कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी साहित्यकार हमारे मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम में आए। और बाकी रमन जी की बात करें तो आपने बहुत ही प्यारे तरीके से अपनी कविता पाठ किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो चलिए इस काव्य पाठ के सत्र में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी सरोज कुमार मैम का। मैम, आपका काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुस्कान जी।
मैं जो है सभी श्रोतागणों का अभिनंदन करती हूँ और आपके समक्ष अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है अजब दास्तां प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कविता मैंने 1987 में तब लिखी थी जब मैं एक नव युवती थी, लड़की थी, शादी नहीं हुई थी। उस समय जो मेरे हृदय में उद्गारों ने जो उठते थे समाज को देख करके, वो मैंने कलमबद्ध किए, वो हृदय के उद्गार मैंने कलमबद्ध किए हैं और सभी जो नव युवतियां हैं वो शायद अपने आप को इस कविता से जोड़ पाएंगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो कविता स्टार्ट करती हूँ। लेकर कागज कलम बैठी थी हाथ में, अजीबो गरीब आ रहे थे रात में। लेकर कागज कलम बैठी थी हाथ में, अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे रात में। ये दुनिया किसकी है और किसके लिए बनी है? ये दुनिया किसकी है और किसके लिए बनी है? इसकी हर बात लगती लहू से सनी है। संभल के कितना भी चलो, है दूर से ही काटने वाली। ये दुनिया नहीं है खुशियों के फूल बांटने वाली। इल्जाम लगाना दुनिया की आदत बन गई है, नहीं जीने देना है सुख से, ये आपस में ठन गई है। समाज के हर शख्स को अपनी ही पड़ी है और जिस भी महफिल में सुनो बस अफवाहों की लड़ी है। अपने गिरेबान में झांकता कोई नहीं है, अपने गिरेबान में झांकता कोई नहीं है। जो उन्होंने कह दिया बस सच, सच बस वही है। सच क्या है वो भी नहीं जानते हैं। शुक्र है कभी कभी इतना तो वो मानते हैं। सुना है किसी ने किसी के बारे में कहीं से, उड़ती आ रही है ये खबर बस वहीं से। अरे मैं ये सोचती हूँ, ये अंधों के पीछे अंधों की दौड़ क्या है और किसी की बदनामी करने की भी होड़ क्या है। सुनी सुनाई को सब सुनाते फिरते हैं, सच क्या है साबित करने से भी डरते हैं। और मुश्किल हुआ है भाई के साथ भी निकलना, मुश्किल हुआ है भाई के साथ भी निकलना। उसके साथ भी निकलो तो फबते कसते हैं। नहीं है पहचान जिन्हें रिश्तों की, बयान करते हैं वो बातें फरिश्तों की। नहीं है पहचान जिन्हें रिश्तों की, बयान करते हैं बातें फरिश्तों की। और फरिश्ते तो ना आते हैं कभी भी जमी पर, ये दुनिया जुल्म ढाती है केवल हम ही पर। किसी ने हंसकर हमसे बोला ही क्या, और हर घर में मच गया जो तहलका। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो बातें बनाते हैं, खुद समाज को गंदा बनाकर आज के समाज को गंदा बताते हैं। जमाना हो गया है खराब, ऐसा उनसे सुनते हैं। कोई पूछे उनसे आखिर ये बातें कौन गुनते हैं? क्यों एक निर्दोष पर दोष लगाया जाता है? क्यों एक बेगुनाह को गुनाहगार बताया जाता है? गुनाहों की चादर में लिपटी ये दुनिया नहीं सुन सकती है अपनी कहानी। कहानी भी क्या है अजब दास्तां है। कह दो तो बहुत कुछ है, न कहो तो अबयां है, न कहो तो अबयां है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया लिखा आपने। उस समय के पूरे जो था उस समय का माहौल, उससे आपने एकदम बयां कर दिया और आज भी शायद वही कुछ है थोड़ा थोड़ा। बहुत सुंदर जी। रचना है। आपने जिस उम्र में लिखा था उसके हिसाब से मतलब काफी अच्छा लिखा था। बहुत सुंदर जी। रचना है। जैसे हम लोग शिकायत करते हैं ना, काफी लड़कियां होती हैं इस बात की शिकायत करती हैं पर वो बोल नहीं पाती, तो आपने उन लड़कियों की भी बात अपनी कविता के माध्यम से बोल दी। बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला था कि शायद आज की जो नवयुवतियां हैं मेरी कविता से शायद जुड़ पाए। जी बिल्कुल। जी। हम जैसे बात करते हैं ना कि माहौल चाहे जितना बदल जाए, लेकिन हम लड़कियों के लिए ये चीज हमेशा से ही रहती है, पहले भी आई है और अब भी। बस वैदिक काल में हम मान सकते हैं कि लड़कियों की स्थिति या स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, तो उस टाइम वो लोग अच्छे से रहती थी। देखिए उस टाइम घूंघट ऊंघट कुछ नहीं था, आराम से जीती थी। पर उसके बाद का जो काल है ना, आप कभी भी इतिहास उठा के देखिए तो सब में इसी तरह की परेशानियां आती ही रहती है ना। हम अक्सर सुनते रहते वो हैं कि परेशानियों का माहौल जो बना था, वो जो परेशानियों का हाँ माहौल बना था, अगर इतिहास उठाकर देखें तो बहुत हाँ कुछ हाँ जो हमारी गुलामी की स्थिति थी, उस गुलामी की हाँ स्थिति की वजह से था। क्योंकि बहुत सालों तक पहले पुर्तगालियों के अगेंस्ट, फिर आपका ब्रिटिश मुगलों के ब्रिटिश साथ, फिर अंग्रेजों के साथ लगातार लगातार जो स्थितियां बनी हुई थी, वही हमारी मतलब उसकी वजह से ये सब हुआ था कि वो लोग हाँ
खुद तो सिक्योर रहते थे, लेकिन हम लोग अनसिक्योर होने की वजह से अपने आप को छिपा के रखना शुरू कर दिया था। तो नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है, ना पहले हमारे वैदिक काल में ना तो जात पात थी बिल्कुल और ना ही पर्दा प्रथा थी। औरतें हाँ, समकक्ष बिल्कुल मतलब खड़ी होती थी कंधे से कंधा मिला करके बिल्कुल पुरुषों के। सही कहा आपने। सीता जी को ही देख लीजिए, वन में गई थी तो वैसे तो हम लोग को दिखाया जाता है वो बहुत सीधी साधारण महिला, पर उन्हें भी बहुत ज्ञान था, योद्धा थी, मतलब लड़ने का और जंगल में वन में रहने का काफी ज्ञान था। ये मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम महिलाओं को बिल्कुल सिक्योर करने बहुत के ही प्यार चक्कर में से ऐसे कर दिया। और सबसे अच्छा बिल्कुल बहुत ही अच्छा है रचना फैलाई है मुस्कान आज जी की क्या युवा पीढ़ी की। तो चलिए इस क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं काव्य पाठ करने के लिए अब मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी मानसी सविता जी को। मानसी सविता जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी जो आज की रचना है वो है मानसी उसका सविता जो जी, आपको आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। चलिए मानसी सविता जी को हो सकता है कि कुछ नेटवर्क इश्यू हो, कोई बात नहीं। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी मदन गोपाल गुप्ता सर का। सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक उन्वान है मोहब्बत। मैं इस पे एक गजल लेके आया हूँ। गजल में मोहब्बत अंदाज है अल्फाज की अंगड़ाई का, मोहब्बत अंदाज है स्वागत अल्फाज सर। की अंगड़ाई का, हर लफ्ज को खामोश का उद्गार होना चाहिए, हर लफ्ज को खामोश का उद्गार होना चाहिए, उद्गार ऐसा हो जहां इश्क हो और आफियत, उद्गार ऐसा हो जहां इश्क हो और आफियत, उसको मुनाजिर तर्क से आजाद रहना चाहिए, उसको मुनाजिर तर्क से आजाद रहना चाहिए, कल के मोहब्बत का सिला, कल के मोहब्बत का सिला खुशनुमा होता नहीं, कल के मोहब्बत का सिला खुशनुमा होना नहीं, मोहब्बत को तर्क तल से पार होना चाहिए, गुप चुप भी एक अंदाज है मोहब्बत की जुबां का, गुप चुप भी एक अंदाज है मोहब्बत की जुबां का, वल्लाह हबीबी की दुआ आमीन होनी चाहिए, वल्लाह हबीबी की दुआ आमीन होनी चाहिए, दर्द राक्षस अंधेरा मोहब्बत रब रोशनी, दर्द राक्षस अंधेरा मोहब्बत रब रोशनी, बन शुआए मेहर सनम, शुआए मेहर का अर्थ है तारों की रोशनी, बन शुआए मेहर सनम दिलों में जग जाइए, मोहब्बत अंदाज है, निखत गुल की मोहब्बत में छिप भंवर रस पी गया, निखत गुल की मोहब्बत में छिप भंवर रस पी गया, रस पी गया, रस पी गया, सच्ची मोहब्बत का सिला
ये तो न होना चाहिए सच्ची मोहब्बत का सिला, ये तो न होना चाहिए। नफसानी हो गल मोहब्बत, नफसानी का अर्थ है वासना से भरी हुई। नफसानी हो गल मोहब्बत भटकती है जिस्म में, मोहब्बत की लहू को रूहानी होना चाहिए, मोहब्बत की लहू को रूहानी होना चाहिए। आखिर में है, मोहब्बत के पलों में बचता नहीं कोई मुहिब, मुहिब का अर्थ है प्रेमी, प्रेम करने वाला। मोहब्बत के पलों में बचता नहीं कोई मुहिब, उस नुकत पर अकिंचन, उस नुकत पर अकिंचन मोहब्बत ही होनी चाहिए, उस नुकत पर अकिंचन मोहब्बत ही होनी चाहिए। मोहब्बत अंदाज है अल्फाज की गहराई का, हर लफ्ज को खामोश का गुजार होना चाहिए। बहुत बढ़िया लिखा आपने। आप बता रहे थे कि आप आध्यात्मिक हैं और आपने गीता और रामायण का मतलब ट्रांसलेट किया, लेकिन उस हिसाब से आपने ये भी बहुत अच्छा लिखा है। नहीं, मैंने कहा मैं जैसे साहित्य में हूँ, गजल के लिए मैं बहुत अच्छी गजलें लिखता हूँ, और एक जो है इस्लामी संगठन है उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो वो लोग प्रेरित करते रहते हैं कि आप जी हमारे जी, लिए ये गजलें सच में पेश काबिले कीजिए। तारीफ है। तो ऐसे कहते ही हैं ना कि उनके, जब भी उनके पटल पे जाता हूँ तो गजलें लिखते हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। कहते हैं ना कि अगर धन्यवाद। मैं मदन गोपाल गुप्ता आपके सामने एक गजल लेके आया हूँ। गजल का उन्वान है मोहब्बत। मोहब्बत अंदाज है अल्फाज की अंगड़ाई का, मोहब्बत अंदाज है अल्फाज की अंगड़ाई का, हर लफ्ज को खामोश का उद्गार होना चाहिए, हर लफ्ज को खामोश का उद्गार होना चाहिए। उद्गार ऐसा हो जहां इश्क हो और आफियत, उद्गार ऐसा हो जहां इश्क हो और आफियत, उसको मुनाजिर तर्क से आजाद रहना चाहिए, उसको मुनाजिर तर्क से आजाद रहना चाहिए। तन के मोहब्बत का सिला खुशनुमा होता नहीं, तन के मोहब्बत का सिला खुशनुमा होता नहीं, मोहब्बत को तर्क तल के पार होना चाहिए, मोहब्बत को तर्क तल के पार होना चाहिए। गुप चुप भी एक अंदाज है मोहब्बत की जुर्म का, गुप चुप भी एक अंदाज है मोहब्बत की जुबां का। वल्लाह हबीबी की दुआ आमीन होनी चाहिए, वल्लाह हबीबी की दुआ आमीन होनी चाहिए। दर्द राक्षस अंधेरा मोहब्बत रब रोशनी, दर्द राक्षस अंधेरा मोहब्बत रब रोशनी, रोशनी रब रोशनी।
बंशुआए में हर सनम, शुआए मेहर का अर्थ है तारों की रोशनी। बंशुआए में हर सनम, दिलों में जग जाइए। बंशुआए में हर सनम, दिलों में जग जाइए। निखत गुल की मोहब्बत में छिप भंवर रस पी गया। निखत गुल की मोहब्बत में छिप भंवर रस पी गया। रस पी गया, रस पी गया। सच्ची मोहब्बत का सिला, सच्ची मोहब्बत का सिला, ये तो न होना चाहिए। नफसानी होकर मोहब्बत भटकती है जिस्म में। नफसानी का अर्थ है वासना। नफसानी होकर मोहब्बत भटकती है जिस्म में। मोहब्बत की जहों को रूहानी होना चाहिए। मोहब्बत की जहों को रूहानी होना चाहिए। मोहब्बत के पलों में बचता नहीं कोई मुहिब। मुहिब का अर्थ है प्रेम करना। मोहब्बत के पलों में बचता नहीं कोई मुहिब। उस मुकत पर किंचन मोहब्बत ही होनी चाहिए। उस मुकत पर किंचन मोहब्बत ही होनी चाहिए। मोहब्बत अंदाज है अल्फाज की अहराई। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत प्यारी गजल, अद्भुत, बहुत ही प्यारी गजलें। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। हमारे दर्शक भी आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आपके इस गजल के लिए। तो चलिए, इतनी प्यारी गजल सुनने के बाद अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी मानसी सविता जी का। मैम, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी जो आज की कविता है वो बिल्कुल छोटी सी है और उसका विषय है किताबें करती हैं बातें। जब जब मैं लिखती हूँ खिड़कियों में, मैं बैठी हूँ खिड़कियों में, रोती हूँ, चीखती हूँ और टूटती हूँ सिसकियों में। मुझे कोई संभाल पाए संभव ही नहीं। किताब है वो मेरी दोस्त, सबने सुना सही। किताब करती है मानो जैसे मुझसे बात, बीत जाती मेरी ऐसी हल्की रात, रखी दुख में मैं खोलती हूँ अपनी तमाम किताबें। किताबें जैसे मेरे दुख को जान जाती हैं, किताबें जैसे मेरे दुख को जान जाती हैं, वैसे अनुभव भरे शब्द मुझे दिखलाती है। मुस्कुरा के किताबों में मसरूफ पाया है। किताबें बोली चलो कोई मेरी वजह से तो मुस्कुराया है। किताबें बोली चलो कोई मेरी वजह से तो मुस्कुराया है। किताबें सच में करती हैं बातें, कभी गौर करना आप भी। दिन रात ऐसे बीत जाते जैसे वो सच्ची दोस्त हैं आपकी। दिन रात ऐसे बीत जाते जैसे वो सच्ची दोस्त हैं आपकी। किताबें सच में किताबें सच में करती हैं बातें, कभी गौर करना। दिन रात ऐसे बीत जाते जैसे वो सच्ची दोस्त हैं आपकी। किताबें हम सबसे कभी कभी रूठ जाती हैं। वक्त इतना है मुझको देखो पढ़ भी ना पाती हो। चलो फिर हम अपनी किताबों को मनाते हैं, बचकानी हरकत कर उन्हें जरा बता दो। झट से प्यारी किताबें मेरी मान भी जाती, प्यारी किताबों की बात याद आती। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया लिखा। बहुत ही प्यारी रचना मानसी जी आपकी किताबों से। तो हमें बहुत कुछ सीखने को ऐसे मिलता ही है लिख और कर रही है। किताबों से ही ज्ञान। कितना भी सोशल मीडिया आ जाए, लेकिन जो किताबों का महत्व है, जो किताबों में हमें सीखने को मिलता है, शायद वो चीजें हमें सोशल मीडिया ना सिखा पाए।
तो बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत ही प्यारी प्रस्तुति आपकी। तो चलिए, ये मानसी था जी, आज के हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों का काव्य पाठ। मानसी जी, आपने किताबों को जो बताया है ना, ये वाकई अगर हमारे आसपास कोई ना हो ना और सिर्फ किताबें हों तो हम पूरी जिंदगी बिता सकते हैं उनके बीच में। तो ये जी बहुत मैम। अच्छी दोस्त होती है हमारी। बिल्कुल, अपनी भावनाओं को दर्शाने के लिए और दूसरी की भावनाओं को पढ़ने के लिए पुस्तक तो होना ही चाहिए। जितनी ज्यादा और पुस्तकें आप मार्गदर्शन पढ़ेंगे, के लिए आपको भी, उस तरह का ज्ञान उतना ही मिलता जाएगा। बिल्कुल। मार्गदर्शक भी होती हैं तो किताबें। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे तमाम दर्शकों को बारे में, जिन्होंने लगभग आधे घंटे से आप तमाम आमंत्रित स्वरों को इतना प्रोत्साहित किया है। उनके बारे में आप सभी क्या कहना चाहते हैं? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं रमन सिंह जी से कि रमन सिंह जी सर, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जो आपको लगातार आधे घंटे से देख रहे थे और लाइव के माध्यम से आप सभी को बेहद प्यार दे रहे थे। रमन सिंह सर, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मेरी रमन सिंह आवाज जी, नहीं आ आपकी रही है? आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अब आ रही है आवाज? हेलो। शायद उन्हें कुछ नेटवर्क इशू होगा, कोई बात अभी नहीं। अभी अभी हाँ, अब आ रही अभी है आवाज? आवाज आ हेलो। रही है, स्वागत है सर। अब आ रही है, बोलिए। सबसे पहले जितने भी जी जी, श्रोतागण, आवाज आ जितने रही भी है, स्वागत दर्शकगण है सर। हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना बेशकीमती समय निकाल करके हमें सुनने का काम किया। और हमारे साथ इस मंच पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर से साहित्यकार हैं, कुछ लोग गजल लाए हैं, कुछ लोग कविता लाए हैं, और आपको कहीं ना कहीं मनोरंजन करने का आपका काम कर रहे हैं। तो आप सभी का काम बनता है कि आप सभी हमें सराहना करें, हमारा सराहना करें, और हमारे काम के बारे में बताएं कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ त्रुटि हो रही है, कहाँ हम सुधार कर सकते हैं। बाकी अगर आप इनके चैनल पे देख रही हैं, मुस्कान केसरी जी के चैनल पर देख रही हैं, तो आप उनको भी सपोर्ट कीजिए, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं वो भी। सभी देश भर के तमाम लोगों को एक साथ लाने का काम कर रही हैं। यही। अब मैं सरोज कुमार मैम से जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मुस्कान जी, मैं अपने जितने भी हमारे यहाँ दर्शक गण हैं उनको यही कहना चाहूंगी कि साहित्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, और जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी होती है, उसको जरूर अवेल करें। जैसे आज मैंने MS केसरी पब्लिकेशन की एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। मुझे नहीं पता मुस्कान जी को मेरा नंबर कहाँ से मिला, बट ग्रुप में उन्होंने मुझे ऐड किया, उसके लिए मैं मुस्कान जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो मैं आजकल के जो युवा हैं खासकर उनको जरूर कहूंगी कि अपॉर्चुनिटी को कभी गंवाएं नहीं। पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी उनको जो है आसमान तक पहुंचा दे। तो यही कहूंगी कि हिंदी है, हिंदी को जो है थोड़ा सा मान दें, सम्मान दें। आगे बढ़ने के लिए और भाषाएं भी जरूरी हैं, खासकर इंग्लिश वर्ल्ड वाइड जाने के लिए इंग्लिश जरूरी है। तो वो उसका ज्ञान अर्जित करें और उससे आगे बढ़ें, बट हिंदी का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि हिंदी एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिसे हम कह सकते हैं कि समुद्र है। उस समुद्र में आप जितना गहरा जाएंगे उतना ज्यादा ज्ञान आपको मिलेगा। और ज्ञान क्या मतलब, अगर किनारे पे खड़े होकर देखते रहेंगे तो सिर्फ सीपियां ही हाथ आती है समुद्र में, तो वही सीपियां ही मिलेंगी और उन सीपियों से कोई फायदा नहीं है, वो बस खेलोगे और फेंक दोगे। लेकिन जो रत्न होता है, अगर वो एक भी मिल गया है हिंदी के समुद्र में जाने के बाद, तो वो आप उसको जरूर संभाल के रखोगे। तो मैं बस यही कहूंगी कि साहित्य सागर में डुबकियां जरूर लगाएं और इस तरह की अपॉर्चुनिटी को जरूर जो है ज्वाइन करें। वाह मैम, बहुत ही प्यारा संदेश हमारे दर्शकों के लिए। अब मैं दिव्यांजलि वर्मा मैम से जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जी, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि
हमें जितने लोग भी सुन रहे थे, आप लोग पहले तो कविता सुनिए और हमें सराहना जरूर करिए हमारी कविताओं का, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और हमें क्या, बाकी जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साहित्यकार, इन्हें भी प्रोत्साहन मिलता है। और मैं ये भी कहूंगी कि आप लोग मुस्कान केसरी पब्लिकेशन से जुड़िए और आप भी आइए मंच पे और अपनी कविता पाठ करिए, क्योंकि इससे होता ये है कि हम जितना लाइव आके अपनी कविता का वाचन करते हैं, गायन करते हैं, उतना ही हमें कॉन्फिडेंस आता है और फिर हम और अच्छे से लिखना जान सकते हैं। क्योंकि सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता है जब तक उसे बोला ना जाए। और जैसा कि मैम ने अभी बताया कि हिंदी को सपोर्ट करना चाहिए, तो सही बात है। आजकल भले ही इंग्लिश का जमाना ज्यादा हो गया हो, लेकिन हिंदी को भूलना नहीं चाहिए, वो तो हमारी मातृभाषा है। जैसे मेरा एक ये भी मानना है कि जैसे आज विश्व में इंग्लिश को इंटरनेशनल मतलब लैंग्वेज कहते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हिंदी भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में उभर के सामने आए। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिए हिंदी साहित्य को, जिससे ये साकार हो सके ये सपना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत ही प्यारा जागरूक। चलिए अब मैं मदन गोपाल गुप्ता सर से जानना चाहूंगी कि वो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार एक बार फिर से। पहले तो आपने मुस्कान जी की तरफ देखना चाहिए कि इतनी युवा अवस्था में वो जो हमारा जो यंग जनरेशन है, जो युवा है इस देश का, उनके लिए रोल मॉडल, आदर्श व्यक्तित्व के रूप में उभरे। इस पटल को चलाना, एक साहित्य संस्था को चलाना, प्रकाशन को चलाना आसान काम नहीं है। और उसमें भी इतना धैर्य रखे, इतना समय निकाल के जो प्रतिष्ठित कवि हैं या नव युवक हैं, जो नवांकुर हैं, वो इस क्षेत्र में आते हैं, उनको एक ही पटल पर समान रूप से समान अवसर देना, ये एक रोल मॉडल ही कर सकता है। तो पहले तो हमें इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहिए मुस्कान जी के लिए। अब बात आती है कि हम कविता पाठ करते हैं तो मेरा प्रयास ये रहता है कि कुछ अनूठा लाया जाए और कुछ ऐसे चीज़ों को लाया जाए जहाँ शब्द, नए नए शब्द लोगों को जानने को मिले, नए नए भाव जानने को मिले और नई बात नए अंदाज से करी जाए। एक ही बात को अगर वही चीज़ में अगर आप दोहराते हैं तो उसका जो अनूठापन है वो खत्म हो जाता है। एक ही बात नए अंदाज में बार बार प्रस्तुत की जाए, वो कवि का काम होता है। मेरी कोशिश यही रहती है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो ये था हमारे आप सभी के लिए प्यारा प्यारा संदेश। तो बिल्कुल एमएस केसरी पब्लिकेशन जो है ये मुजफ्फरपुर बिहार की साहित्यिक पब्लिकेशन होने के साथ साथ जितने भी हमारे नए साहित्यकार हैं उन सभी को मंच प्रदान करना ही हमारा उद्देश्य है। और मैं सरोज लता मैम हो या रमन सर हो, मदन गोपाल गुप्ता सर हो या दीपांजलि वर्मा मैम हो, सभी से ताल्लुकात रखती हूँ और आप सभी को बस एक ही संदेश देना चाहूंगी। हमारा जो साहित्य है वो हम ही से चलता है, या कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में अगर आप निरंतर कार्य करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। तो एक जनरेशन अगर अपनी दूसरी जनरेशन को एक अच्छा सा मंच बताए कि आप यहाँ पे जाके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, आप ऐसे से आगे बढ़ सकते हैं, तो वो कभी खत्म भी नहीं होगा और वो चीज लगातार बढ़ते आएगा। तो हमारा साहित्य है कई राज्यों से समाप्त होता हुआ दिख रहा है। आज के समय में ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ने में ज्यादा रुचि रखते हैं। आप देखोगे हर शहर, हर जिले की बात करते हैं कि आपको बहुत सारे इंग्लिश इंस्टीट्यूट दिखेंगे जहाँ पे इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस कराए जाते हैं, लेकिन हिंदी क्लासेस के क्या कहीं कोचिंग ट्यूशन आपको मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो क्यों हमारा हिंदी पीछे हो रहा है? और सबसे इजी लैंग्वेज हिंदी ही है। आप आसानी से बोल सकते हो, आप आसानी से किसी भी बात को समझा सकते हो। इंग्लिश में हो सकता है कि आप किसी के पास जाओ, इंग्लिश को ना समझ सके। तो हिंदी बहुत ही सरल भाषा है और मैं एकदम चाहूंगी, दिव्यांजलि वर्मा मैम ने जो बात बताया, जैसे हमारा इंग्लिश जो है वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, क्यों ना हम लोग हिंदी के भी तरफ आगे बढ़े और अपनी जो मातृभाषा हिंदी है उसको आगे बढ़े। तो यूं इसी तरह आप सभी तमाम साहित्यकार साहित्य सेवा करते रहे और हम लोग तमाम लोग आप सभी को इसी तरह मंच प्रदान करते रहेंगे। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।
अगली बार मैं एक नए साहित्यकारों के साथ इसी मंच पे एक शाम साहित्यकारों के नाम कार्यक्रम में उपस्थित होंगी। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। मुस्कान जी, कुछ पूछना चाहूंगी मैं आपसे। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?